नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अपोलो स्टेज पॉडकास्ट। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है यंगस्टर्स और ओल्ड एज पीपल में। नी पेन सबको होता है नी पेन। तो इसके लिए लेट्स वेलकम आवर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विवेक तिवारी। वेलकम सर। थैंक यू गुंजन। आई एम डॉक्टर विवेक तिवारी। मैं अपोलो स्टेज हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ। मेरी ऑर्थोपेडिक्स की जो ट्रेनिंग है एम्स न्यू दिल्ली से हुई है और विश्व के कई अग्रणी संस्थानों से मैंने ऑर्थोपेडिक्स की जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली है। मैं यहाँ अपोलो से हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ और यहाँ पे हमने ऑर्थोपेडिक्स विभाग में हड्डी विभाग से संबंधित सारी सर्जरियाँ हम यहाँ करते हैं और हाल ही फिलहाल अभी हमने इस साल 200वां जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी कंडक्ट किया है। थैंक यू सर। सर जैसे हमारा टॉपिक है नी पेन, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि नी पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। यंगस्टर को भी नी पेन हो रहा है एज वेल एज ओल्ड पीपल को भी नी पेन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नी पेन अनफॉर्चुनेटली इसका इंसिडेंस बहुत बड़ा है। हाल फिलहाल हर चौथे व्यक्ति को घुटने में कभी ना कभी ऐसे दर्द की शिकायतें आना बड़ा कॉमन आम बात हो गई है। यंग एज में नी पेन होने के कारण अलग रहते हैं और ओल्ड एज में घुटनों में दर्द शुरू होने के कारण कुछ अलग रहते हैं। यंग एज में अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, आजकल जो इतना व्हीकल्स पे डिपेंडेंसी हो गई है, पैदल चलना कम हो गया है, एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं, तो ये सबसे बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से घुटनों के दर्द ज़्यादा कॉमनली यंग एज में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, फास्ट लाइफस्टाइल हो गई है, डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया है, तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो कहीं ना कहीं निगलेक्टेड रहता है और ये भी कारण होता है कि घुटनों के दर्द में इसका एक रीज़न आता है। क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, अगर हमारी एक्सरसाइजेस मसल्स की नहीं हो रही हैं, हमारी डाइट में डेफिशिएंसीज हैं, हम प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इन सब कारणों से बहुत सारे जो विटामिन्स मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी में होना चाहिए की कमी आती जाती है, मसल्स वीक होती जाती हैं, बोन्स वीक होते जाती हैं। तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से नी पेन आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यंग एज में। और वहीं अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो वृद्धावस्था में हालांकि ये कहना गलत है कि वो वृद्धावस्था है, आजकल 30s में भी एज रिलेटेड नी पेन भी बड़े कॉमन हो गए हैं। उम्र के साथ साथ हमारे जो घुटने के अंदर एक चिकनाई होती है, एक लेयर होती है जिसको टेक्निकली हम कार्टिलेज कहते हैं, वो धीरे धीरे बॉडी के वेट की वजह से उठने बैठने चलने में जो वेट आता है, जो जोर आता है, उसकी वजह से उसमें वेयर एंड टियर होने लगता है, वो हल्का सा घिसने लगती है। तो इसको टेक्निकली हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन कारण होता है एज रिलेटेड घुटनों में दर्द आने का। तो इन सब कारणों से आजकल घुटनों का दर्द बड़ा कॉमन है और जिसके बारे में बात करना बहुत ही एक उचित विषय है जिसमें हमें बात करना चाहिए। सर जैसे आपने नी पेन बताया कि नी पेन यंगस्टर्स में अलग तरीके से होता है, अलग कारणों के कारण होता है और ओल्ड एज पीपल में अलग कारण होता है, तो इसमें ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका, कि हम इसको रोक सकें नी पेन को? देखिए, ट्रीटमेंट की बात तो हम बाद में करेंगे कि वो चीज़ें जब डेवलप हो गई हैं, हमें सबसे पहले प्रिवेंशन पर फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ें आए हैं। तो प्रिवेंशन में एज आई सेड, जैसा मैंने बताया कि एक्सरसाइज की कमी सबसे मुख्य कारण पाया गया है। तो सबसे पहला वही चीज़ है, हमें एक्सरसाइजेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। घुटनों से रिलेटेड जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं, थाई मसल हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इनको हमें स्ट्रेंथन करना है, इनको मजबूत करना है। तो एक्सरसाइजेज नियमित करना, रेगुलरली करना और प्रॉपरली करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हम सभी को फोकस करना चाहिए, जिससे कि नी पेन को हम प्रिवेंट कर सकें। सेकेंडली, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, हमें हमारी एक बैलेंस डाइट रखने की आवश्यकता है। डाइट में कैल्शियम इंटेक, प्रोटीन इंटेक और विटामिन्स का इंटेक एक उचित मात्रा में होना चाहिए। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली, प्रोटीन के लिए अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो दालें, सोयाबीन, पनीर, छोले, राजमा, दीज आर सम कॉमन प्रोटीन सोर्सेज। नॉन वेजिटेरियन डाइट में तो प्रोटीन एक एडिक्वेट अमाउंट में होता ही है। प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर इंटेक उनका अच्छा है तो विटामिन जिन्हें हमारे बोन्स और मसल्स को ज़रूरत है, तो उसका इंटेक एक अच्छा रहता है। तो हम डाइट को बैलेंस रखें,
फास्ट फूड, ऑयली फूड, इनका इंटेक कम से कम रखें। और थर्डली हाइड्रेशन एडिक्वेट रखना। जितना फ्लूइड इंटेक एक एडिक्वेट रहेगा तो उससे भी हमें उचित पोषण मिलता है। तो ये कुछ मतलब बहुत ही इजी वेज हैं जिनके ज़रिए हम इस पेन को आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम एज रिलेटेड नी पेन की बात करें तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया में आउट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें तो एज रिलेटेड नी पेन, नी आर्थराइटिस और उसका ट्रीटमेंट जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, ये बाकी वर्ल्ड के मुकाबले प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा कॉमन है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ कल्चरल हैबिट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हम पालती मार कर बैठते हैं, सिटिंग क्रॉस लेग एक्टिविटी जो है, दैट इज़ सेड टू बी डेट्रीमेंटल, मतलब वो घुटनों के लिए एक हानिकारक या कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ाने वाली एक्टिविटी होती है। तो जहाँ कहीं नी पेन एज के साथ साथ अगर शुरू हो जाए तो हमें थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस पे भी फोकस करना चाहिए, जिसमें सिटिंग क्रॉस लेग को कम से कम करना और इंडियन टॉयलेट की बजाय वेस्टर्न कोमोड का यूज़ करना। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं तो अगर आप अपनाएं तो आप इस पेन को बढ़ने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी नी पेन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है एक और फैक्टर है, दैट इज वेट। तो वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी पेन? बिल्कुल, वेट का नी पेन से डायरेक्ट रिलेशन है। वेट जितना ज़्यादा, बॉडी वेट जितना ज़्यादा रहता है तो नी पे स्ट्रेस पड़ता है। तो यंग एज में भी जब ओबीस लोग रहते हैं तो नी पेन ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। और सिमिलरली ओल्ड एज में भी जब बॉडी वेट ज़्यादा रहता है तो जो एज रिलेटेड डिजनरेशन है घुटनों का, वो जल्दी होने लगता है। तो हमें वेट रिडक्शन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइजेस का नियमित करना और वॉक पर जाना, ये सब कुछ कॉमन ज़रिए हैं जिसके ज़रिए आप वेट रिडक्शन पर ध्यान दें और उससे नी पेन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। सर, अगर मुझे पता चलता है कि नी मेरा पेन कर रहा है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, अगर नी पेन स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले उसका इवैल्यूएशन ज़रूरी है। उसका कारण क्या है उस पर हमें जाना पड़ेगा। तो एक उचित मार्गदर्शन में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने की आवश्यकता रहती है। और सबसे पहले डॉक्टर क्लिनिकली देखता है, हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं घुटने को कि घुटने में हमें क्या एबनॉर्मलिटी लग रही। अगर ज़रूरत लगती है तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं जिनमें घुटने का एक एक्सरे कराया जाता है। अगर यंग एज का नी पेन है तो हम यूजुअली मेटाबॉलिक कॉजेज़, मतलब कि कमियों को पता लगाने के लिए कुछ ब्लड के टेस्ट भी कराते हैं और इस बेसिस पे हम डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि कारण क्या है। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है घुटने की। तो पहले ही चीज़ आती है उसका डायग्नोसिस और इवैल्यूएशन। जब एक बार डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाता है कि क्यों हो रहा है नी पेन, तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट पर जाते हैं। अब ट्रीटमेंट में दो ऑप्शंस आते हैं, एक मेडिकल ऑप्शंस होते हैं और सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। तो मेडिकल ऑप्शंस में क्या क्या होता है, कि दवाइयाँ होती हैं इसके लिए? इसमें देखिए, मेडिकल ऑप्शंस में सर्जिकल ऑप्शंस की बात करें तो वो हमेशा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट रिजॉर्ट है। अगर किसी चीज़ को हम बिना दवाओं की या दवाओं की ठीक ना कर पाए तो हम सर्जरी पे जाते हैं, तो वो हमेशा लास्ट ऑप्शन है। अब उससे पहले की बात करें तो सबसे पहले हमारा फोकस और स्ट्रेस रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि अर्ली स्टेज का जो नी पेन है, स्पेशली अगर हम एज रिलेटेड नी पेन की बात करें तो उसका इलाज मेनली हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, वेट रिड्यूस करना, ये सब चीज़ों पर ही स्ट्रेस रहता है। अगर इसके बावजूद दर्द लगातार बना रह रहा है तो फिर हम कुछ मेडिसिन्स पे जाते हैं। मेडिसिन्स में कुछ प्रकार की सप्लीमेंट्स हैं जो जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं, और कुछ अगर डेफिशिएंसीज निकली हैं, कुछ कमियां निकली हैं ब्लड के टेस्ट में, तो उनको पूरा करने की दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये तो हो गई मेडिकल बात। और सर्जरीज में हम कौन सी प्रेफर करना चाहिए अगर नी पेन हो रहा है तो? देखिए, अगर हम बात करें एज रिलेटेड नी पेन की तो अगर दवाओं के बावजूद तकलीफ बनी रहे, दवाओं से कोई फ़ायदा ना मिले, तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शंस पर जाते हैं। सर्जरी में घुटनों के लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक उसका इलाज रहता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में किया क्या जाता है, पहले हमें इसको जानने की आवश्यकता है। इसमें जो घुटनों के किनारे हैं, घुटने की जो चिकनाई है जो घिस चुकी है, उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ मेटल के इम्प्लांट्स हम लगाते हैं घुटने की ऊपर और नीचे की दोनों की हड्डियों में।
तो जिससे कि एक आर्टिफिशियल न्यू जॉइंट को रिक्रिएट किया जाता है। ये सर्जरी एक आज के दौर में बहुत ही आम सर्जरी है। इसको एक रेयर सर्जरी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। तो ये एक सर्जिकल ऑप्शन इसमें गिन सकते हैं। इसका आपने ऐसे बताया कि टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, इसका कोई प्रोसीजर है जो फॉलो करना होता है पेशेंट को? इसमें देखिए, जिन लोगों को हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करते हैं तो सबसे पहले तो बिफोर सर्जरी हम एक्सरसाइजेज अच्छे से करने के लिए कहते हैं, जो प्री सर्जरी रिहेबिलिटेशन या प्री सर्जरी फिजियोथेरेपी जिसको कहा जाता है, जिससे मसल्स को हम मजबूत बनाए रखें। अब सर्जरी के लिए जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो कुछ रूटीन टेस्ट भेजे जाते हैं। सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव वर्कअप कहलाता है। अगले दिन जब हम सर्जरी करते हैं तो ये 1 घंटे की सर्जरी होती है, जिसमें जैसा मैंने बताया घुटनों के किनारों को बदला जाता है और सर्जरी के नेक्स्ट डे से हम पेशेंट को चलना उठना बैठना ये सब स्टार्ट करा देते हैं। सेकेंड डे से सीढ़ी चढ़ना उतरना भी स्टार्ट हो जाता है और 3rd या 4th डे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये पूरा उसका प्रोटोकॉल रहता है। मतलब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज वेरी बेनिफिशियल, वो जल्दी से आपको ठीक कर देती है और आप जैसे आपने बताया कि 4-5 दिनों में जो पेशेंट है वो वॉक करने लगता है, खुद घर जा सकता है। बिल्कुल, इसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। इसके सक्सेस रेट की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स। इसमें अगले ही दिन से कभी कभी तो हम उसी शाम से भी पेशेंट को चलाना शुरू कर देते हैं, पूरा वजन देना शुरू करा देते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे से तो चलना शुरू हो ही जाता है और कुछ ही दिनों में चलना तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। धीरे धीरे करके उठने बैठने की जो तकलीफें हैं वो भी दूर होती चली जाती हैं। पूरा रिकवरी पीरियड अगर हम इसमें माने तो 1.5 से 2 महीने का पीरियड हम इसको कहते हैं। तो सर इसमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमको सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरीज लेने पड़ते हैं? इसमें प्रिकॉशंस में एक तो जब तक टाँके लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं, तब तक हमें ड्रेसिंग को ध्यान रखना होता है कि ड्रेसिंग का ध्यान रखें, हाइजीन रखें, उसको गीला ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आफ्टर सर्जरी वो एक्सरसाइज पर ही फोकस किया जाता है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिसका हम पेशेंट को बताते हैं, तो उनको 2 महीने तक लगभग घर पर खुद से करने की सलाह दी जाती है। इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट की अगर हेल्प मिलती है तो उससे और अर्ली रिकवरी हो जाती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। एक बार जब पूरी रिकवरी हो जाती है तो फिर नॉर्मल व्यक्ति की तरह सब काम किए जा सकते हैं। उसमें हमें उस पेशेंट को देखकर पता लगाना भी मुश्किल है कि कोई सर्जरी हुई, ऐसी कंडीशन आ गई। मतलब बेसिकली ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि अगर हम ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम TKR की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको इसकी आवश्यकता है, बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत मिथ्स पॉपुलेशन में है, लोगों को इससे रिलेटेड बहुत भ्रांतियां हैं, डर है, को दूर करना ज़रूरी है। सर तो 1-2 भ्रांतियां अगर आप बता दें हमारे ऑडियंस को तो दे विल गेट टू नो कि हाँ ये सही नहीं। जी बिल्कुल, इसमें देखिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, लोगों को डर रहता है कि हम जितनी हमारी जो कंडीशन है ऐसा ना हो सर्जरी के बाद और ख़राब हो जाए। तो इस बात के लिए मैं लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी सर्जरी एडवाइस की जाती है और अगर हम उनको कंपेयर करें उनका जो घुटनों की कंडीशन है, मोबिलिटी स्टेटस है बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर रिकवरी, तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन द मोबिलिटी। चलने उठने बैठने में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले से हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा ये बड़ी भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है। ऐसा ही एक और मिसकंसेप्शन रहता है कि इसके बाद बहुत सीवियर पेन होगा, पेन नहीं सह पाएंगे और बहुत ही पेनफुल सर्जरी है। तो जब हम ये सर्जरी करते हैं तो इसके बाद जो ऑपरेशन का पेन रहता है उसको मैनेज करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, दवाओं को दिया जाता है और उसके ज़रिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो उससे भी डरने की ज़रूरत है। सर जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर नी पेन हो रहा है तो चलना कम कर दे, चलना सही है नी पेन में? देखिए ये भी एक बड़ा मिथ है। देखिए वॉकिंग बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल एक्टिविटी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, चलना कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा भ्रांति है कि हमें चलना कम कर देना चाहिए। अगर चलने में जो भी कम करने वाली चीज़ें हैं हमें उसको ट्रीट करना है, ना कि चलने को ही कम करना। चलेंगे कम तो वेट बढ़ेगा, तमाम बीमारियां आएंगी। तो चलना तो बिल्कुल कम करना नहीं चाहिए। एज़ पर बॉडीज टॉलरेंस, जहाँ तक हम चल पा रहे हैं, जहाँ तक हमारी कैपेबिलिटी है, स्टेमिना है, तो चलना जारी रखना है, उसको कम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर मैंने सुना है कि स्वेलिंग और एक क्रैकिंग साउंड आता है जब बैठते हैं, तो इज इट अ रेड फ्लैग?
देखिए साउंड आना घुटने से ये एक बड़ा कॉमन प्रेजेंटेशन या क्या है सिम्टम रहता है। साउंड आना रेड फ्लैग नहीं है। नी से साउंड आना बहुत कारणों से होता है। यूजुअली जब घुटने के अंदर जो एक फ्लूइड की मात्रा रहती है, हम सभी के अंदर थोड़ा फ्लूइड रहता है जोड़ों के अंदर, वो जब उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो तो उसके डायनेमिक्स की वजह से नॉइजेज आती हैं। ये यंग एज में भी आती हैं, ओल्ड एज में भी आती हैं। तो जो यंग एज में सिर्फ नॉइजेज आना, सिर्फ आवाज़ आने की जो शिकायत रहती है, वो कोई रेड फ्लैग नहीं है, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। अगर दर्द नहीं है, उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं है और चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ आवाज़ आने से हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसको हम इग्नोर ही करने के लिए कहते हैं। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज अगर पेन भी रह रहा है, डिसेबिलिटी आ रही है, चलने में मुश्किलें आ रही हैं, उसके साथ आवाज़ आना बड़ा कॉमन है। वो इसलिए होता है क्योंकि अंदर की जो लुब्रिकेशन कम होती है, तो वो उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। तो हर व्यक्ति में आवाज़ आना इज़ नॉट ए रेड फ्लैग साइन। सर जैसे आपने बताया कि जो सर्जरीज होती है नी पेन की, दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है सर्जरी का? देखिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आज के दौर में जो हम इम्प्लांट्स लगाते हैं, जो अंदर मेटल लगाते हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स नाउ अवेलेबल। तो उनके साथ इट लास्ट फॉर अराउंड 25 to 30 ईयर्स। हालांकि देयर आर मैनी फैक्टर्स जो निर्धारित करते हैं जिस पे लाइफ स्पैन निर्भर होता है, जिसमें से बॉडी का वेट, हमारा उपयोग नी जॉइंट का। लेकिन अगर सब चीज़ें आइडियल हैं तो 25 to 30 ईयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना वो लास्ट करता है। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने आज मुझे बहुत सारी इंसाइट्स बताई और हमें समझाया कि नी पेन कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। सर बस एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हमें घुटनों के दर्द को प्रिवेंट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप एक्सरसाइजेज बढ़ाइए, चलना बढ़ाइए। फिज़िकली जितना हम एक्टिव रहेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग जिसके ज़रिए आप नी पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें डाइटरी चेंजेस को अपनाना है, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है। तो अगर ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, तो वी कैन ईजिली प्रिवेंट नी पेन।